This will be x dy minus y dx upon x square. Exact differential of x upon y, डिनोमिनेटर में आएगा y स्क्वायर, y dx minus x dy. Exact differential of log of x plus y, x plus y dx plus dy. और एक आप रखोगे याद, e पावर x अपॉन x या e पावर y बाय x. एक tan का होता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है. tan इनवर्स ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाय x. Exact differential of tan inverse y by x. This is x dy minus y dx upon x square plus y square. हाँ जी. इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स ऑफ y by x. देखो, अगर आप tan इनवर्स ऑफ y by x का डिफरेंशियल करते होते हैं, वैसे इनको याद भी रखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती. अगर मैं इसका नॉर्मल डिफरेंशियल करूं dy dx, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स. ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल आएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1. ये आएगा. ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल. इसको अगर मैं लिख दूं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका एक्स डिफरेंशियल बन गया. ये जो डिनोमिनेटर वाला dx है, जो कि यहाँ आना चाहिए था, वो नहीं आता. सभी के सभी फॉर्मूला को आप इस तरीके से निकाल सकते हो. देयर इज नो नीड टू क्रैम दीज. हाँ, वो नॉर्मल निकल जाता है आपके पास. सिर्फ लिखने का एक तरीका डिफरेंट है, दैट्स इट. बाकी और कुछ भी नहीं है उसके अंदर. सपोज x इंटू वाई करना है, इसका डिफरेंशियल करोगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1. इसको लिख दिया x डी वाई प्लस वाई डी एक्स. x अपॉन वाई का डिफरेंशियल करो तो डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. उस dx को यहाँ पर आपने शिफ्ट कर दिया. नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसी से ही निकलते हैं, कुछ ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर. ठीक है, बट ये कुछ बेसिक हैं जो अगर याद रख लोगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है. बाकी और कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसमें रट्टा मारने की जरूरत है. क्वेश्चन था मेरे पास y इंटू ई पावर x बाय वाई डी एक्स इज इक्वल टू x ई पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई. मैं इसको ऐसे लिख दूं, ई पावर x बाय वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई. एक्स ई एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई को इधर शिफ्ट किया, ई पावर एक्स अपॉन वाई कॉमन आ गया, वाई डी एक्स इसमें से बच गया, एक्स डी वाई विद नेगेटिव साइन इसमें से बचा, और ये वाई स्क्वायर को नीचे ले आए. अब ये किसका डिफरेंशियल है? डी ऑफ एक्स बाय वाई. अब मैं इस पूरे को लिख सकती हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ इस पूरे को, आई शुड से एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ ई अपॉन ई पावर एक्स अपॉन वाई, क्योंकि ई पावर एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल क्या होता है? ई पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल. सो ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई. जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ई पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी. So you have to use exact differential to solve this particular question, otherwise कोई भी फॉर्म और हमारी यहाँ पर जस्टिफाई नहीं हो रही है exact differential के अलावा.
उसमें थोड़ा सा आइडिया तो समझ में आया है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या उसमें हम कर सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन हमारे पास बनी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 1। ये वाले की बात करो ना, एरिया अंडर तुमने बोला था मॉड x का ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड y का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 1, एरिया बाउंडेड बाय दिस हमें बताना था। मैं यहाँ कर दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। अब मैं y को वैल्यू दूं, उससे x की वैल्यूज मिलती जाएंगी और उसके हिसाब से आप x की वेरिएशन निकाल सकते हो, कहां से कहां होगी। 2-3 वैल्यूज लेकर के जरा हम थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, वहां से कुछ थोड़ा सा आइडिया समझ में आया है, बहुत ज्यादा बात तो। लेट अस सी आई टेक y1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो गया 1। इसका मतलब y 0 होने पर x की वेरिएशन 0 से 1 में। अब अगर मैं y को 1 ले लूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 है, तो 1 और 2 के बीच में x की वेरिएशन। ये यहाँ पे गलती होगी, ये 1 और 2 के बीच में, सॉरी, दिस विल बी बिटवीन 1 एंड 2। जब यहाँ पर y को 1 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 है। हाँ बोलो। मॉड x से निकालने, फिर भी मॉड x से भी वही करना पड़ेगा। चलो मॉड x पे निकाल लेते हैं, मॉड x और यहाँ पर मॉड y। जब y 0 है तो मॉड ऑफ x 1 है, तो मॉड x की वैल्यू 1 से 2 में जानी चाहिए। मॉड x की वैल्यू 1 से 2 में जानी चाहिए तो x की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मॉड x की वैल्यू 0 है तो x, तो यहाँ पर मॉड x कहां से कहां वेरी करेगा, -1 से 0 में, 0 से 1। ओहो सारे काम उल्टा होता जा रहा है। 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड, वहां पे भी 1 इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड। तो इन दो को ही अगर हम प्लॉट करके देखें, ये स्क्वायर्स बनेंगे तुम्हारे, उन स्क्वायर्स का एरिया आएगा जिसको आपने ऐड करके आंसर निकालना पड़ेगा। पहली कंडीशन, यहां से x की वैल्यू बताओ कहां से कहां जाएगी, फटाफट निकाल के बताओ। अगर मॉड x 1 और 2 के बीच में है तो x कहां से कहां होगा, फटाफट निकाल दो जरा। -2 से -1, -1 से -2 और 1 से 2। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, y 0 x -1 से -2 में y 0, मतलब ये वाला पार्ट हो गया, और 1 से 2 मतलब ये हो गया। अब अगर मैंने y को 1 लिया है तो x की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, मॉड x 0 से तो बड़ा है ही, मॉड x 1 से छोटा, मतलब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में जब y की वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला एरिया हो गया। x की वैल्यू y1 के लिए, ये y1, ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड y इज इक्वल टू 1। नहीं, हम तो y की वैल्यू लेके चले हैं ना। डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अब मॉड y भी ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मॉड y 0 में तो कोई चेंज नहीं आना, y 0 या मॉड y 0। यहाँ क्या होगा, y -1 और y 1 दोनों के लिए सेम कंडीशन है। बेटा जब मॉड ले लोगे तो अल्टीमेटली तो रिजल्ट 1 ही बन जाना है। y पे तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, हमने यहाँ पे कंडीशन ले ली कि ये वेरिएबल को मैं वैल्यू देती जा रही हूँ, ठीक है ना। अगर मैं मॉड y को 1 वैल्यू दे रही हूँ तो y की वैल्यू 1 भी होगी, y की वैल्यू -1 भी होगी।
y की वैल्यू 1 के लिए x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, मतलब ये वाला एरिया हुआ। और -1 के लिए भी यही, तो ये वाला एरिया हुआ। हाँ जी, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? ओ भाई मेरे, जब मैं इसको इंटेग्रल वैल्यू लेके चल रही हूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो इंटीग्रल ही बनेगा। हाँ वही तो कह रही हूँ, एक पॉइंट नहीं है, पर ये बनेंगे क्या, इस तरह के स्क्वायर्स ही बनेंगे आपके। आंसर तो अब या तो मैं वही कहते हैं, या तो एक्स वाई कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाले हैं, या कुछ ऐसा है, तब तो फिर भी कुछ लिमिटेड आंसर मेरे को समझ में आती है। मतलब मुझे अभी इतनी बात समझ में आई है कि इस तरह के स्क्वायर्स बनेंगे ये, और उन स्क्वायर्स का एरिया, हर एक स्क्वायर का एरिया 1 यूनिट होगा। कॉन्सेप्ट तो इसमें यही लगना है, ये स्क्वायर्स बनेंगे, हर एक का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होना है। अब इतने कितने स्क्वायर बनेंगे, ऑप्शंस क्या क्या है तुम्हारे पास आंसर में? कितना? आंसर तो होगा कुछ इंटीजर टाइप 8। एक्स वाई पे या तो रिस्ट्रिक्शन हो कि ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फोटो ना दिखाओ तो मुझे नहीं दिखती ऐसे, तो इसे तो व्हाट्सएप पे भेज दो, वो दिख जाएगी मुझे। क्वेश्चन कहाँ है? A point P moves in XY plane, थोड़ा सा अपने राइट में मूव करो, थोड़ा ऊपर करो। In such a way that this is 1 where this is a great area of the region, राइट में करो, थोड़ा ऊपर कर दो थोड़ा सा। All point position of point P is equal to area of the region representing all possible positions of the point P. Area of the region representing all possible positions of the point P is equal to. ठीक है जी। तो इसके हिसाब से पॉइंट्स तो यही हुए ना, फिर P इनमें से किसी भी रीजन में लाई कर सकता है, तो अब 8 एरिया कहां से आएगा फिर इसका, और रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे, मुझे ये बात क्लियर नहीं होगी इसमें। क्या वैल्यू दूं? वही फिर तो बहुत सारी वही बात आ जाती है ना कि रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा ना। दिस इज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये 1 बनाने के लिए इसे तो कितने सारे मर्जी कॉम्बिनेशन डालते रहो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इसको 1 डालूं तो ये 0 होगा। पर वही मैं कह रही हूँ ना, कोई जरूरी है कि एक ही कंटेस्टेंट हो? कंटेस्टेंट तो बहुत सारी हो सकती है ना इसके लिए बेटा। मतलब कुछ उसमें रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, तो कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, कुछ तो कहीं कुछ मेंशन करो। ऐसे कैसे पता चलेगा उसको? अब मैं इसको लिख दूं कि ये 3 वैल्यू ले, ये -3 ले ले, ये 4 ले ले, तब भी तो आंसर आएगा 1। तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है इसके लिए, तो कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे खुद को? कुछ तो बताओ, तभी रिस्ट्रिक्शन होगी।
इनफाइनाइट पॉइंट है इसके हिसाब से, तो एक्स और वाई को तो जो मर्जी वैल्यू देते रहो, रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं कहीं पे। क्यों? एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव ले सकते हो, वो तो दोनों का एंड रिजल्ट तो वन ही बनना है, एंड रिजल्ट तो वन है, पॉजिटिव ही है, चाहे एक्स वाई पर। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक्स और वाई को नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकती, वैल्यू तो दे सकती हूँ। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं, ओके, तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे, दैट्स ओके, कि जो अंदर की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगी। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अगर अंदर की वैल्यूज पॉजिटिव ही रहनी है और दोनों के रिजल्ट इंटीजर्स ही चाहिए, तो फिर यही दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये 0 1 और 1 0, दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे फिर तो। ओके, दैट इज ओके। ये मॉड आ गया, मॉड आने से अंदर की वैल्यूज नेगेटिव नहीं जा सकती और इंटीजर होंगी, तो दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये 1 ये 0, या फिर ये 0 ये 1। अब वही बनेंगे, तुम्हारे स्क्वायर्स बनेंगे, हर एक का यूनिट एरिया आएगा और 8 ऐसे स्क्वायर बनते होंगे, ठीक है। अगर ये मॉड नहीं होता फिर हमारे पास चक्कर पड़ता। अब यू आर राइट, मॉड ले लिया तो एक्स और वाई की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से वैल्यू आनी है वो पॉजिटिव ही आनी है, और उसके लिए दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ जी, अब बोलो जी किसको क्या पूछना है। वो 1/x-3y वाला अभी भी नहीं हुआ, उसके ऊपर दोबारा से कुछ। और जो तुमने वो क्वेश्चन पूछा था कितने बचे वाले मोर देन दैट, वो तो क्वेश्चन ही बड़ा इलॉजिकल सा। अब सपोज मैं उसमें ऐसे कर दूं, ऐसे 50 में से 2 खर्च लिए 48 बच गए, 48 में से 2 खर्च लिए 46, तो बचे वाले का मतलब क्या हुआ? यहाँ तो 48 + 46 तो मतलब ऐसे तो जितने मर्जी तुम उसे काउंट कर लोगे। आई कुडंट गेट इट। मेरा कैसे? अब मैं यहाँ पे देखो, वो एक पर्टिकुलर केस ले लिया तुमने। अब मैं बोलूं कि 50 में से 2 माइनस किए 48 बचे, 48 में से 2 माइनस किए 2 खर्च कर दिए 46 बच गए, फिर 2 माइनस कर दिए तो 44 बच गए। तो बचे हुए 48 + 46 प्लस कितने हो जाएंगे वो तो? हाँ जी, कौन सा वाला? कौन सा x² + y² वाला? कौन सा था? किस चीज, कौन सी टॉपिक का था? हाँ, x dx + y dy अपॉन वो वाला। फिर तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल लगा लो, उसमें भी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कर ही रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल से ही होएगा फिर। चलो फिर मैं कर दूंगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल से करके अगली क्लास में बता देती हूँ, या कुछ और समझ में आएगा तो बता देती हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास लिखा हुआ वो, एक तुम्हारा 1/x-3y वाला रह गया और एक वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गया। हाँ जी, आप बोलो जी क्या पूछ रहे थे अनमोल? वेक्टर्स के डाउट्स अगर आप वेक्टर्स करने के बाद लें तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। डॉट प्रोडक्ट के हैं या उससे पहले के हैं, क्या है? बोलो। ये सेंट्रॉइड है ABC का, ये सेंट्रॉइड है A' B' C' का। A' B' C' और ये G' सेंट्रॉइड है। तो इस सेंट्रॉइड का तो कोई काम है नहीं है, ये क्यों, मतलब कैसे? क्वेश्चन दोबारा प्रॉपर्ली एक बार देख लो या तो। आगे 4 ऑप्शंस हैं। ओके, लेट अस सी। हाँ जी, क्वेश्चन है ABC एक ट्रायंगल है, A' B' C' एक ट्रायंगल है, इसका सेंट्रॉइड G है, इसका G' है।
मुझे इसकी वैल्यू बतानी है. लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एज 0, दिस एज, इसको मैं ओरिजिन मान लेती हूँ, इसको B, इसको C, इसको ओरिजिन, इसको से B डैश वेक्टर, इसको C डैश वेक्टर. हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे हो तुम. दोबारा बोलो. 2/3 ऐसा. पर हम दोनों को ओरिजिन नहीं ले सकते, सो चलो A और A डैश ही लेके चलिए. जी हाँ जी, क्या कह रहे हो. दोनों एक ही प्लेन में है. ये G और ये G डैश. A डैश क्या हुआ, A डैश होगा ये, B डैश होगा ये, और C डैश ये. ठीक है. अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B प्लस C. ये हो गया 3G माइनस 3 टाइम्स G डैश, 3G माइनस G डैश. तो 3G डैश